अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। कराची के एक मंसूबे पर तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। दोनों ही जमातें कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं। मंसूबा नून लीग के दौर में शुरू हुआ और अब तकरीबन 5 साल के बाद तहरीक इंसाफ के दौर में मुकम्मल होने जा रहा है। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, मगर इससे पहले ही नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया है। एहसन इकबाल आज जब इफ्तिताह करने पहुंचे और नून लीग के कारकुनों के साथ पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर जाने की कोशिश की तो रेंजर्स ने उन्हें रोका। इस दौरान हंगामा आराई भी हुई और एहसन इकबाल के हाथ पर चोट भी आई। और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ सिर्फ मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। नून लीग के दौर में मंसूबा 90% मुकम्मल हो गया था। वो मंसूबा कि जिस पर 90% काम 2018 मई तक मुकम्मल हो चुका था, उस मंसूबे को 3.25 साल तक इल्तवा में रखा गया। ये मंसूबा नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मंसूबा है, इसलिए इसके साथ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई। ये हुकूमत सवाए मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के कोई और काम नहीं कर सकती। और उसके बाद आज वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे का असल काम तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है। एहसन इकबाल साहब की तो इस जो उन्होंने किया है उस पर ज़ाहिर है यही याद रहता है बेगाने की शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। तो वो अब्दुल्ला दीवाना उन्होंने काम शुरू किया था इस मंसूबे के ऊपर। अब अगर उनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बिछा दिया जाए और उसके ऊपर ना बस हो, ना कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, ना कोई पेमेंट सिस्टम हो, ना ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पता नहीं शायद उनके जहन में तस्वुर ये था कि सुरजानी से लोग भागना शुरू करेंगे इस ट्रैक के ऊपर और वो भागते भागते जो हैं वो नुमाइश पहुंच जाएंगे। अगर ये मंसूबा उनके जहन में था तो वाकई उन्होंने मुकम्मल कर दिया था। लेकिन ये जो बस का मंसूबा है ये जाहिर है इसका बिल्कुल इब्तिदा उन्होंने ज़रूर की, लेकिन इसका जो असल काम है वो सारा इस हुकूमत के आने के बाद हुआ। अब दोनों ही जमातें ना सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं बल्कि मंसूबे का क्रेडिट भी ले रही हैं। 5 साल बाद ये मंसूबा मुकम्मल होने जा रहा है और इस दौरान कई बार मंसूबा मुकम्मल होने की तारीखें दी गई, दावे किए गए, एक दूसरे पर ताख़िरी हरबे इख्तियार करने के इल्ज़ाम भी लगे और तहरीक इंसाफ और नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत भी इल्ज़ाम की जद में रही, क्योंकि इब्तिदाई तौर पर यह तय पाया था कि मंसूबा वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी, मगर इसके लिए बसें सिंध हुकूमत लेगी और फिर इस मंसूबे को चलाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। फरवरी 2016 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। इब्तिदाई तौर पर दावा किया गया कि अप्रैल 2017 में यह मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। द न्यूज़ में उनीब आजम की खबर के मुताबिक नून लीग की हुकूमत ने इस मंसूबे को कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के जरिए फंड किया। फिर इस कंपनी का नाम बदलकर सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी रख दिया गया और इसका स्कोप ग्रीन लाइन मंसूबे से बढ़ाकर पूरे सूबे में वफाकी मंसूबों तक बढ़ा दिया गया। इब्तिदाई मंसूबे के तहत बसों की खरीदारी और मंसूबा चलाने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की थी और 2016 में सिंध हुकूमत ने ग्रीन लाइन के लिए बसों की खरीदारी के लिए तुर्की की एक कंपनी से डील भी की, मगर उस डील पर अमल नहीं हो सका। फिर अगले साल सिंध हुकूमत ने लाहौर की एक कंपनी से बसों की खरीदारी की डील की, मगर उस डील का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। फिर उसके बाद नवंबर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया कि वो ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी खुद करेगी और इब्तिदाई तौर पर कुछ अरसे तक इस मंसूबे को चलाएगी और फिर उसे सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। मगर तहरीक इंसाफ को बसें कराची तक लाने में 3 साल लग गए। खबर के मुताबिक मार्च 2019 में SIDCL ने वफाकी हुकूमत के सामने ग्रीन लाइन को चलाने का मंसूबा रखा, जिसकी मंजूरी दे दी गई और फिर अप्रैल 2019 में ही कंपनी के बोर्ड ने भी इसकी मंजूरी दे दी और फिर इस मंसूबे का मंजूर शुदा PC1 वफाकी हुकूमत के प्लानिंग डिवीजन में जमा कराया गया और वर्ल्ड बैंक से राब्ता करके प्रपोजल की दरख्वास्त की गई। पब्लिक प्राइवेट प्रोग्राम के तहत बसों की फरोख्त में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों को प्रपोजल जमा कराने के लिए कहा गया। अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता तो मंसूबा फरवरी 2020 तक शुरू हो सकता था, मगर बाद में SIDCL का यह मंसूबा नाकाम हो गया और कंपनी ने बसों की खरीदारी का अमल दोबारा से शुरू किया। खबर के मुताबिक कंपनी हुक्काम का कहना था कि खरीदारी का अमल दोबारा से जून 2020 में शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में चीन की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। नवंबर 2018 में तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें वो मंगवाएगी, मगर फिर रवां साल सितंबर में तकरीबन 3 साल के बाद ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें चीन से कराची पहुंची। अब कल वज़ीर आज़म इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, फिर 15 दिन तक ट्रायल रन होगा और 25 दिसंबर से सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। मगर 6 दिसंबर को शाया होने वाली काशिफ हुसैन की खबर के मुताबिक ट्रैक की सीढ़ियां अभी तक मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुई हैं। बहुत से स्टेशन पर एलिवेटर और ऑटोमेटेड टिकटिंग का निज़ाम इंस्टॉल नहीं किया गया है। मंसूबे को जल्दबाजी में मुकम्मल करने के लिए नामुकम्मल काम को इमरजेंसी बुनियादों पर मुकम्मल किया गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या हुकूमत जल्दबाजी में मंसूबे का इफ्तिताह करने जा रही है
क्योंकि कई बार डेडलाइंस दी गई मगर वो पूरी नहीं हो सकी। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। असद उमर साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर रिपोर्ट हुआ कि ट्रैक्स पर सीढ़ियों का काम नहीं हो सका है, जो एलिवेटर्स हैं बहुत सारे स्टेशन पर वो काम नहीं उन पर मुकम्मल हुआ, ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम जो है बहुत से स्टेशन पर वो भी नहीं मुकम्मल हुआ, वायरिंग का काम एलिवेटर्स का मुकम्मल नहीं हुआ है, टिकट स्कैनिंग का काम बहुत सारे स्टेशन पर मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या वाकई दुरुस्त है कि बहुत सारा काम रह गया है, जल्दबाजी में प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है? सर, ये जो अनाउंसमेंट है आज से 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये अनाउंस किया था और अखबारों में फ्रंट पेज बैनर हेडलाइन खबरें लगी थी कि 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन होगा और उससे 2 हफ्ते पहले जो हैं वज़ीर आज़म आके ट्रायल ऑपरेशन का इफ्तिताह करेंगे। तो स्टेशन सारे कंप्लीट हैं, ITS सिस्टम सारा डाउनलोड हो चुका है, कन्फिगरेशन हो चुकी है, बसेस ज़ाहिर है पहले से ही पहुंच चुकी थी, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है। ये जितने भी चीज़ें हैं उसका टेस्ट जो है यही 2 हफ्ते का पीरियड इसलिए होता है कि उसको टेस्ट किया जाए और अगर कोई उसमें कमी है तो उसको पूरा किया जाए। 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा और वो भी 2 हफ्ते का पीरियड होगा जिसमें ग्रेजुअली एस्केलेट करते जाएंगे। सारे का सारा सिस्टम एक साथ नहीं ऑन किया जाता, वो अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस ये होती है कि ग्रेजुअली आप उसके ऊपर लोड बढ़ाते। 10 जनवरी तक तमाम स्टेशंस और तमाम औकात कार जो हैं उसके ऊपर बसेस ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी। सो दोबारा मैं दोहरा दूं, 10 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो है, या 11 दिसंबर से 24 दिसंबर तक 2 हफ्ते के लिए ट्रायल ऑपरेशन, फिर 25 और 10 के दरमियान कमर्शियल ऑपरेशन और उसमें ग्रेजुअली स्टेशंस का इजाफा होता चला जाएगा और 10 जनवरी को जो है वो फुल स्केल कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर होगी, उन्हें फाइनली एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिलेगा। मगर सिंध हुकूमत ने भी बहुत से प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वफाकी हुकूमत को उनकी तरफ से पैसे भी दे दिए गए हैं बसों की प्रोक्योरमेंट के लिए। तो अब एक्सपेक्ट किया जाए कि उन्होंने जो लाइन अनाउंस की हैं, ऑरेंज लाइन शुरू हो जाएगी, सिंध और वफाकी हुकूमत की फाइनली कोऑर्डिनेशन नजर आएगी? नहीं, ये इसका जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ है उसमें ऑरेंज लाइन के लिए भी मुआहदा दिसंबर 2020 में साइन हो गया था और ऑरेंज लाइन में कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि काम जो है वो मसलन बसें ख़रीदना जो है और कुछ काम जो है वो SIDCL से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी काम करने के लिए। इंटरेस्टिंगली ये वही इदारा है जिसको आज से चंद माह पहले चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई है। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हीं चीफ मिनिस्टर सिंध ने रिक्वेस्ट की थी कि वो ऑरेंज लाइन को बनाने के अंदर भी मदद करें। 14 जून को, ये भी मैं बताता चलूं क्योंकि जिक्र किया है कि मिनिस्टर साहब ने कि बहुत अरसे से पैसे दिए हुए और हुकूमत वफाकी हुकूमत बसें नहीं खरीद रही हैं। 14 जून को सिंध की हुकूमत ने पैसा SIDCL को ट्रांसफ़र किया और 19 जुलाई को यानी सिर्फ 35 दिन के बाद LC खुल चुकी थी बसेस की, प्रोटोटाइप तैयार हो गए हैं, दिसंबर में उनकी टेस्टिंग है और इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च में ऑरेंज लाइन की 40 बसें हैं उनकी डिलीवरी हो जाएगी। मतलब और जब बसें आ जाएंगी तो आपको ऑन ग्राउंड नज़र भी आ रहा है कि ट्रैक पर भी काम मुकम्मल हो गया होगा और कराची वालों को एक और फैसिलिटी मिल गई होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की? अच्छा, इसके अंदर जो है वो महदूद ज़िम्मेदारी है SIDCL की, बाकी सिंध हुकूमत काम कर रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम उस वक्त तक मुकम्मल हो जाएगा या नहीं, या जो ITS का काम है तो वो बेहतर पोजीशन में होंगे। लेकिन ज़ाहिर है उम्मीद ये है कि उनको पता है कि जो शेड्यूल है जिसके अंदर ये बसेस आनी हैं और उन्होंने उसकी पेमेंट भी की हुई है तो वो इंश्योर करेंगे कि वक्त के ऊपर बाकी काम भी मुकम्मल हो जाए। और सब आज नून लीग की तरफ से दावा किया गया कि 90% काम मुकम्मल हो गया था, फिर 3.25 साल लगा दिए तहरीक इंसाफ ने प्रोजेक्ट शुरू करने में। आपकी हुकूमत आई और फिर नवंबर 2018 में ये फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत ही बसें लाएगी, ऑपरेट करेगी इनिशियली, मगर फिर क्या वजह हुई कि तकरीबन 3.25 साल लग गए आपको बसें लाने में? अच्छा, पहली बात तो ये 90% जो कह रहे हैं मंसूबा कंप्लीट था, तो ज़रा आवाम को बता दें कि वो क्या मंसूबा 90% कंप्लीट था। बस जो है उसका ऑर्डर तक भी नहीं प्लेस हुआ था। जो ITS इसका सॉफ्टवेयर है जिससे पूरा इसका निज़ाम चलेगा उसका RFP भी फ्लोट नहीं हुआ था। जो पेमेंट सिस्टम इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसका RFP भी फ्लोट नहीं हुआ था। जो O&M कॉन्ट्रैक्ट है जिसने बसें जिसके ज़रिए चलनी है उसका एडवर्टाइज भी नहीं किया गया था। तो न सिर्फ इनमें से कोई चीज़ जो है वो मौजूद नहीं थी, इनमें से किसी चीज़ को लाने के लिए इब्तदाई स्टेप्स भी नहीं लिए गए थे। तो ये है 90% कंप्लीट जो इंतहाई मज़ा का खेज़ आज उन्होंने काम किया है। हुकूमत सिंध के साथ इसका फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है ग्रीन लाइन का वो अप्रैल 2020 में साइन हुआ।
और आपको ज़ाहिर है याद होगा कि अप्रैल 2020 वो महीना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया जो है वो कोरोना से बंद हो रही थी। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे जल्दी निकल गया था, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर असरात ज़्यादा देर तक रहे और वही आपको सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इस वक्त तमाम कमोडिटीज़ के अंदर नज़र आ रही हैं। उसके बावजूद हमने तेज़ी से काम किया और जिस दिन फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था उससे आज 20 माह के अंदर हम इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। और अगर आप मुझसे तजिया पूछें तो मेरे ख्याल में इसमें 4 से 5 महीने जो है हमारे वो इसलिए वेस्ट हुए कि कोरोना की वजह से चाइना में ख़ास तौर पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। अभी जब शिप्स आई हैं उसके अंदर बहुत डिलेज हुई हैं। आपको पता है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं, तमाम चीज़ों की इस वक्त शिपमेंट जो है वो बहुत बड़ा बॉटलनेक बनी हुई है। कंटेनर्स इस वक्त कम हुए हुए, तो उसकी वजह से 4-5 महीने का नुकसान हुआ। लेकिन ये 20 महीने का पीरियड है, उसको अगर मैं शामिल भी कर लूँ उसके बावजूद टोटल ये 20 महीने के अंदर काम हुआ। वैसे मगर जब उनकी हुकूमत गई नून लीग की, उस वक्त सुरजानी से लेकर तकरीबन गुरु मंदिर तक का ट्रैक कंप्लीट हो चुका था। इस साल सितंबर में जब सिंध हुकूमत ग्रीन लाइन पर तनकीद कर रही थी कि जो इस वक्त पानी जमा हो रहा है बारिशों के बाद वो ग्रीन लाइन की वजह से हो रहा है, तो उस वक्त आपने भी कहा कि ज़्यादातर काम तो ग्रीन लाइन का पिछली हुकूमत में ही हो चुका था। तो जब आपकी हुकूमत आई है, अगर इनिशियल डिलेज के बाद भी अखबारात में रिपोर्ट हुआ कि फरवरी 2020 तक इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता था। अच्छा, पहली बात तो ये कि वो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जिसके बगैर मैं ये काम कर ही नहीं सकता, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंध हुकूमत के साथ साइन हमारा अप्रैल 2020 में हुआ, तो फरवरी 2020 में तो मुकम्मल होने का कोई चांस ही नहीं। अब जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई है रेड लाइन की, ज़रा सा वो आप दोबारा से उसको गौर कर लें कि जो एग्रीमेंट इनका रेड लाइन की जो बसेस की हुआ, वो कोई अप्रैल के अंदर ये फैसला हुआ कि क्या डिज़ाइन होना चाहिए बसेस का। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगले मार्च में उन बसेस की डिलीवरी होगी। और अभी वो कोरोना के मसाइल जो हैं अब वैसे नहीं रहे जैसे आपके 1 साल पहले थे। इस वक्त दुनिया बंद नहीं है कोरोना की वजह से, उसके बावजूद 11 महीने तो सिर्फ डिलीवरी हैं। और हमारी बसेस कब आई थी? हमारी बसेस आई थी अगस्त के महीने में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने उसके बाद लग रहे हैं, क्योंकि ITS सिस्टम बनता है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर कन्फिगरेशन होती है, ड्राइवर्स आते हैं, ट्रेनिंग होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो अगर मैं एग्जैक्टली वही टाइम ले लूं, मैं दोबारा वही दोहरा रहा हूं, तो ये 15 महीने बनते हैं, जिसके अंदर आइडियल केस है। और मैं आपसे बोल रहा हूं 4 से 5। और अगर मैं गलत बात कर रहा हूं कि उस वक्त कोरोना की वजह से दुनिया बंद नहीं थी, तो मेरी ज़रूर तस्दीक कर दीजिएगा। अगर बहस इसमें आखिर में होगी तो शायद 1 महीने के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन जाहिर है कोई तरीक़ाकार नहीं था इसका फरवरी 2020 में उस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाए जिसमें सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ही नहीं साइन हुआ हुआ। मतलब अगर आपकी हुकूमत आती है, नवंबर 2018 में फैसला करती है कि बसों का मामला भी वफाकी हुकूमत ही देखेगी, फिर मार्च 2019 में SIDCL प्रपोजल इस हवाले से देता है, अप्रैल 2019 में SIDCL का बोर्ड इसे अप्रूव भी कर देता है, और फिर PC1 फेडरल हुकूमत को भी पेश कर दिया जाता है कि कैसे बसेस ऑपरेट होंगी, ये सारा मामला कैसे होगा। तो फिर किसकी वजह से डिले हुआ? क्यों नहीं सिंध हुकूमत के साथ आपके मामला हुए? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं इस वक्त ये तो कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता सिंध हुकूमत की वजह से हुआ, ये हमारी वजह से हुआ। गवर्नर उस वक्त SIDCL जो है उसको गवर्नर ख़ास तौर पे देखा करते थे। ये दिसंबर 2020 में इदारा जो है ट्रांसफ़र होकर प्लानिंग मिनिस्ट्री में आया, मेरे पास आया, तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बराह रास्त इसके अंदर कॉन्टैक्ट में थे। और उसके हो सकता है कि डिले होने का एक वजह यह भी हो कि कोरोना की वजह से वैसे ही 4-6 महीने जो है वो काम बिल्कुल रुका हुआ था, शायद उसकी वजह से डिले। मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा कि किसकी गलती है, लेकिन यह हकीकत है कि एग्रीमेंट साइन अप्रैल 2020 में हुआ है। और साहब, आपने दीगर प्रोजेक्ट भी अनाउंस किए थे और कहा था कि इस फिस्कल ईयर में काम शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर अवाम, कराची के अवाम पानी की कमी का शिकार है। K4 प्रोजेक्ट है, मॉडर्न KCR, फ्रेड कॉरिडोर के हवाले से भी आपने कहा था। तो एक्सपेक्ट किया जाए कि वाकई इस फिस्कल ईयर में शुरू भी हो जाएगा, और कब तक ये मुकम्मल भी हो जाएंगे और कराची के अवाम को मिल जाएंगे? जी, मैं तीनों का एक एक बारी बारी बता देता हूँ। K4 के ऊपर बाबडा ने जिम्मेदारी जो जब वफाक के पास आई तो बाबडा को दिया गया था ये प्रोजेक्ट। बाबडा ने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके रिवाइज PC1 बनाया, मंसूबे की जो तफसील होती है, और वो पिछले ही हफ्ते प्लानिंग मिनिस्ट्री को उन्होंने सबमिट कर दिया है। और हमारा इस वक्त उम्मीद ये है कि अगले 1 माह के अंदर अंदर इसका हतमी अप्रूवल मंजूरी दे दी जाएगी, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। और जो उम्मीद है इस वक्त ऑफिशियल
ऑफिशियल डेट जो उन्होंने दी है वापडा ने, वो अक्टूबर 2023 में ये 26 करोड़ गैलन पानी कराची पहुंच जाएगा। मेरी उम्मीद अभी भी ये है कि ये अगस्त सितंबर के अंदर पहुंच जाएगा, बट आप समझ लें अगस्त या अक्टूबर 2023 के दरमियान ये 26 करोड़ गैलन पानी कराची तक पहुंच जाएगा। KCR का जो है दो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं, एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड था और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो पहले अवॉर्ड किया जा चुका है FWO को, FWO मोबिलाइज हो गई है, चंद लोकेशंस के ऊपर उन्होंने अपना काम, इब्तदाई काम शुरू कर दिया है। दूसरा है जो बड़ा काम है वो है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बना के जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टीज़ को हमने बुलाना है और उनके ज़रिए ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और चलाया जाएगा। तो उसकी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी का बोर्ड जिसको मैं चेयर करता हूँ वो अप्रूव करती है, वो अब आखिरी मराहिल के अंदर है और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि दिसंबर के एंड से पहले पहले वो अप्रूवल हो जाएगा। तो अगले साल के यानी इसी फिस्कल साल के तीसरा जो सहमाई होगी उसके शुरू के अंदर ये एडवर्टाइज कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और अवार्ड कर दिया जाएगा बाय एंड ऑफ दैट क्वार्टर। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले उसके ऊपर उम्मीद है काम शुरू हो जाए। और जो फ्रेट कॉरिडोर है वो फ्रेट कॉरिडोर इससे ज़रा सिंपल है। इस वक्त KCR से आप समझ लें कि वो एक माह पीछे है ये प्रोजेक्ट, जो मैंने पहले टाइमलाइंस बताई KCR की उसमें महीना जोड़ दें, लेकिन वो रिलेटिवली सिंपल प्रोजेक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन हमारी अंदाजे के मुताबिक तकरीबन दोनों प्रोजेक्ट्स की एक साथ होगी। आखिरी जो KTP का जो मंसूबा था वो 3 बड़े नाले थे, महमूदाबाद, औरंगी एंड गुज्जर, जिसके अंदर पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन सफाई होनी थी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनना था, तजावज़ात हटनी थी और उसके बाद जो है 7 स्यूज की लाइंस डलनी थी और बाकायदा सड़कें बननी थी। महमूदाबाद में 1 रोया सड़क दोनों तरफ और गुज्जर और औरंगी में 2 रोया सड़क दोनों तरफ जो बननी थी। महमूदाबाद आपको खुशखबरी दे दूं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, काम 100% मुकम्मल हो गया है और औरंगी और गुज्जर में तकरीबन आप समझ लें निस्फ काम हो चुका है और अगली गर्मियों तक इंशाअल्लाह ताला वो दोनों मंसूबे भी मुकम्मल हो जाएंगे। और ये जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनकी यानी महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी, इस पे जो काम है मजमूई तौर पे वफाक इस पे 34 अरब रुपए खर्च कर रही है। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद बात होगी। पाकिस्तान ने सदर बाइडन की तरफ से की जाने वाली डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से इनकार कर दिया है। चाइना की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया है। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, बात होगी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से जमहूरियत पर मुनक़िद की जाने वाली समिट में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। यह समिट आज यानी 9 दिसंबर से शुरू हुई है और कल यानी 10 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगी, मगर पाकिस्तान ने इस समिट में ना जाने का फैसला किया है और ये खबर आलमी सतह पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट भी हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस लगी हैं। अहम बात यह है कि सदर बाइडन की अमरीकी इंतजामिया ने दुनिया भर से 100 से ज़ायद ममालिक के लीडरान को इस समिट में शिरकत करने की दावत दी थी और जनूबी एशिया से सिर्फ 4 ममालिक को दावत दी गई थी। उन 4 ममालिक में पाकिस्तान, भारत, मालदीव और नेपाल शामिल थे, मगर उन ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान ने शिरकत ना करने का फैसला किया है और कयास राइयां हो रही है कि पाकिस्तान के इस फैसले के पीछे मौजूद वजूहात में से एक वजह अमरीका की तरफ से चीन को इस समिट में दावत ना देना और ताइवान को मदऊ करना है, जिस पर चीन को खदशात हैं। मगर इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि अब तक पाकिस्तान ने समिट में शिरकत ना करने की वजूहात नहीं बताई हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से एक मुबहम बयान जारी किया गया है जिसमें वजूहात नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक हम अमरीका के शुक्रगुजार हैं कि उसने पाकिस्तान को जमहूरियत पर होने वाली समिट में दावत दी जो 9 से 10 दिसंबर तक वर्चुअली मुनक़िद की जा रही है। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद अदलिया, एक मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी और आज़ाद मीडिया के साथ एक बड़ी और फ़ाल जमहूरियत है। हम जमहूरियत को मजबूत करने, करप्शन के खिलाफ लड़ने और इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़म हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर इन मक़ासिद की तरफ बढ़ने के लिए इस्लाहात की हैं और इन इस्लाहात ने मज़बूत नताइज भी दिए हैं। हम अमरीका के साथ अपनी पार्टनरशिप को कदर की निगाह से देखते हैं जिसे हम 2 तरफ़ा, इलाकाई और आलमी ताउन से मुताल्लिक आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। हम अमरीका के साथ मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक राब्ते में हैं और ये यकीन रखते हैं कि हम मौजूदा मामले पर यानी समिट से मुताल्लिक मामलात पर मुस्तकबिल में किसी मुनासिब वक्त पर राब्ता कर सकते हैं और इस दौरान पाकिस्तान दोनों ममालिक के बाहिमी मकासद से मुताल्लिक डायलॉग, तामीरी राब्ताकारी और आलमी ताउन पर अपनी हिमायत जारी रखेगा। अब अहम बात यह है कि चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ट्विटर पर पाकिस्तान के इस बयान को शेयर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान ने जमहूरियत पर होने वाली समिट में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान एक हकीकी आयरन ब्रदर है। चीन इस पर खुशी का इजहार कर रहा है, मगर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह नहीं बताया है कि पाकिस्तान आखिरकार अमरीकी सदर की तरफ से समिट में शिरकत क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पहले वजारत की सतह पर इस समिट में शिरकत के लिए तैयार था, मगर काफ़ी मुशावरत के बाद मुकम्मल तौर पर इस समिट में शिरकत करने से इनकार किया गया। इस हवाले से
सहाफ़ी कामरान यूसुफ की शाया होने वाली खबर के मुताबिक आगाज में ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान वजारत की सतह पर इस समिट में शिरकत करेगा, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस समिट को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। और इन वजूहात में से एक वजह यह है कि चीन इस समिट में शामिल नहीं है और दोनों मुमालिक के रियासती ताल्लुकात भी एक बड़ी वजह है जिसने पाकिस्तान को इस समिट से दूर रहने पर मजबूर किया। खबर के मुताबिक ये यकीन किया जाता है कि सदर बाइडेन का मुसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान को नज़रअंदाज करने ने भी इस्लामाबाद के लिए इस समिट में शिरकत करना मुश्किल बना दिया था। अब तक सदर बाइडेन ने ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से बराह रास्त बात नहीं की है, मगर उनकी तरफ से पाकिस्तान को इस समिट में मदऊ करने को एक बर्फ पिघलाने वाले इकदाम के तौर पर देखा जा रहा था। और ये अब तक वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान के इस फैसले में चीन का कुछ लेना देना था कि नहीं, मगर सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस्लामाबाद ने इस मामले पर बीजिंग से मुशावरत ज़रूर की थी। यानी अब तक इस पूरे मामले पर इबाहम बरकरार है। पाकिस्तान ने बयान तो जारी कर दिया है मगर वजाहत नहीं की है, जिसकी वजह से क़यासराइयाँ जन्म ले रही हैं। अहम बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जमहूरियत पर मुनक़िद की जाने वाली इस समिट का जो मकसद बताया गया है वो दुनिया भर के हुकूमती लीडरान, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर को यकजा करके जमहूरियत की बहाली और जमहूरियत को लाक खतरात से निमटने के लिए मजबूरी इक़दाम का एजेंडा देना है। इस समिट की जो थीम है वो 3 उसूलों पर खड़ी है, जिसमें आमरीत के खिलाफ दिफा, करप्शन के खिलाफ जंग और इंसानी हुकूक का एहतराम शामिल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान ने इस समिट में शिरकत क्यों नहीं की? क्या पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से फासला चाहता है या मामला कुछ और है? क्योंकि भारतीय मीडिया के मुताबिक इस समिट में भारत तो शामिल होगा और शायद वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करेगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी नहीं होगा। इस पूरे मामले पर खामोशी ने मुख्तलिफ क़यासराइयों को जन्म दिया है। क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं, और इन तमाम सवालात का जवाब जानने के लिए हमने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। मगर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि वो चीन और अमेरिका की सर्द जंग में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो कोल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रहा है और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इस ब्लॉक्स के बनने को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान हम वो मुल्क नहीं चाहता कि जो फंस जाए इसी, जिस तरह हम पिछली बारी हिस्सा बने थे कोल्ड वॉर में। ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, पाकिस्तान ने जिस तरह 1970 में ओपन किया था चाइना अमेरिका के लिए, इसी तरह हम अभी भी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह इनके फासले बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोकें। मगर क्या पाकिस्तान ने इस समिट में शिरकत ना करके यही पैगाम दिया है जो वज़ीर आज़म दे रहे हैं, या पैगाम इसके बरक्स गया है? ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल के खिलाफ सियालकोट पुलिस ने वाक़े की CCTV फुटेज की मदद से कार्रवाई करते हुए प्रियंका कुमारा पर फैक्ट्री की छत पर तशद्दुद करने, उनको रोड पर घसीटने और उनके जिस्म को आग लगाने के इल्ज़ाम में मज़ीद 8 अफराद को गिरफ्तार करके आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया, जहां अदालत ने मुल्जिमान को 13 दिन के रिमांड का हुक्म देते हुए 21 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। जबकि इससे 2 दिन पहले सियालकोट पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मजीद 26 मुल्जिमान की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इजाज़त दी थी। प्रियंका कुमारा के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस की कार्रवाई जारी है, जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ प्रियंका कुमारा के आबाई गाँव में उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद उन्हें रियासती एजाज़ के साथ दफना दिया गया। इस मौके पर प्रियंका कुमारा के भाई का कहना था कि इंसान होने के नाते हम तो जानवर को मारने से पहले भी 2 दफ़ा सोचते हैं, जानवर को भी मारना होगा तो हम ऐसे नहीं मारेंगे। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। दूरियां इस हद तक बढ़ गई हैं कि मरकजी रहनुमाओं से निकलकर अब दोनों जमातों की मरकजी क़यादत आमने सामने आ गई है। पहले पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक तवील अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून लीग के कायद नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। फिर आज 3 दिन बाद नून लीग के सदर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इसका जवाब दे दिया है। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के बयान पर आज रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि जरदारी साहिब का मियां नवाज शरीफ के बारे में बयान अफसोसनाक है। मियां साहिब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिले तरदीद रही है। जरदारी साहिब जानते हैं कि किन हालात में मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाना पड़ा था। शहबाज शरीफ ने मज़ीद लिखा कि हमें ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए और मुल्क के वसीतर मफाद के लिए काम करना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात में ये शिद्दत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के उस बयान की वजह से पैदा हुई है जिसमें उन्होंने लाहौर के हल्का NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का जश्न मनाते हुए लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मियां नवाज शरीफ और नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के ये खिलाफ हैं, ये मेरी धरती के खिलाफ है। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है।
3 दिन बाद शहबाज शरीफ ने इसका जवाब दिया है। अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो मिलकर हुकूमत से कैसे लड़ेंगे, जिसका दावा करते रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब और मुज़म्मल कायरा साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, 3 दिन बाद क्या बयान अब जाके पहुंचा है शहबाज शरीफ साहब के पास, या उन्हें किसी ने एहसास दिलाया कि भाई इसका तो कम से कम जवाब दे दें? क्या ज़रूरत पेश आ गई? देखें, जरदारी साहब जो है वो गाहे बगाहे जो है वो इस किस्म के बयान पहले भी देते रहे हैं, और आपके इल्म में होगा कि एक जलसे में उनका ख़ताब जो था वो ऐसे ही अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया था। लेकिन बाद में फिर जब पीडीएम बना तो फिर हमने ये भी देखा कि पीडीएम के अजलासों में आसिफ जरदारी साहब जो है वो मियाँ साहब के मुतल्लक बहुत अच्छे अल्फाज और बहुत ही मोहब्बत और प्यार का जो है वो इजहार भी करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि एक मरकज़ी क़यादत जो है और एक ऐसे सीनियर लोग जो वज़ारत उज़्मा और मुल्क के सदर के ओहदे पे फाइज रहे हों, उन्हें अपने बात करते हुए अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतर रखना चाहिए, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि जब फिर बाद में दूसरी सूरत हो तो फिर उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो बात करनी पड़े। मगर राना साहब, आपने पीडीएम के इजलासों की बात की, हुब्बुल वतनी पे किसी की हुब्बुल वतनी पे बात करना जो है ये तो इंतहाई अफसोसनाक है। कायरा साहब, आप इनके साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की भी बात करते हैं, और जरदारी साहब इनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाकर मियाँ साहब की उन्हीं से लड़ने की भी बात करते हैं कि अब इनसे हम लड़ेंगे। एग्जैक्टली क्या चाहती है पीपल्स पार्टी और किस तरफ जा रहे हैं आप दोनों? देखिए, मियाँ साहब की हुब्बुल तो किसी को शक नहीं हो सकता, मैं तो किसी की हुब्बुल वतनी पे भी शक नहीं करता। मुझे ज़ियाउल हक से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ज़ियाउल हक के मुल्क के खिलाफ, बल्कि हाँ उनके कंडक्ट से, उनके फैसलों से, उनके रवैयों से, तर्ज सियासत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, इसके ऊपर मेरा एक नुक्ता नज़र है। और मियाँ नवाज शरीफ एक सियासतदान है। जरदारी साहब का उनके बारे में ये लफ्ज़, शायद उनका मौक़िफ़ ये नहीं था स्ट्रिक्टो सेंसो को वो गद्दारी की बात कर रहे हो या मुल्क के मुफाद के खिलाफ बात कर रहे हो। उनकी सियासत मुल्क के मुफाद में नहीं होगी, उनका सियासत इस तरह नहीं होनी चाहिए, और उस वक्त जो मुल्क का तकाजा है उस पर हमारी जमात का एक अपना नुक्ता नज़र है। और वो अपने कारकुनों को एड्रेस कर रहे थे एक इलेक्शन के बाद, उस पर मियाँ साहब का नुक्ता नज़र हमसे मुख्तलिफ हो सकता है। ये बात दुरुस्त है कि हमें बहुतात अल्फाज में और अल्फाज में बातें करनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ निकल सकती है, बट मियाँ साहब की या किसी और पाकिस्तानी लीडर की हुब्बुल वतनी पे हमें शक नहीं है। ये हमारे हुक्मरान जमात का वतीरा जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं समझ कोई भी सियासतदान ऐसा है जो गद्दार है, जो पाकिस्तान नहीं है। हाँ, उसके तर्ज से, उसके फैसलों से, उसकी सियासत से इनडायरेक्ट पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, तो उसमें उसका इरादा नुकसान का नहीं हो सकता, लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये बयान करने का तरीका है। हुब्बुल वतनी के हवाले से ज़रा एक बड़ा अहम बयान है जो कि कायरा साहब दे रहे हैं कि किसी की भी हुब्बुल वतनी पर नहीं सवाल उठाना चाहिए, नहीं शक किया जाना चाहिए। मगर राना साहब, कोई चांस अब नज़र आता है? आप लोग इस्तीफ़े देने की बात करते थे, अब इस्तीफ़ों से पीछे हटकर खुद कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस का मौका ना ज़ाया हो जाए, मगर आपके और पीपल्स पार्टी के फासले वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में खुद को एक्टिव करना चाहती है, कायरा साहब कह तो रहे हैं, मगर कोई चांस है कि आप मिलकर हुकूमत को टफ टाइम दे सकें? हुकूमत का एक बाकायदा फ्री रन नहीं नज़र आता 2023 तक। देखिए शाहज़े, मुझे इस बात में आज भी कोई शक नहीं है कि पीडीएम के जिस अजलास में इस्तीफ़ों के ऊपर डिबेट हुई और थोड़ा तलखी भी पैदा हुई, तल्ख माहौल हुआ, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि हाँ, हम नेक्स्ट अजलास में जो है वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद हम आपको आके बताएंगे। और अगर उसके बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर के मुंतखब होने का मरहला ना आता और उस मरहले में होने वाली जो वोटिंग थी उसकी बुनियाद पे वो नोटिस वगैरह जारी ना होते, तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, तो हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि या तो पूरी अपोजिशन जो है वो इस्तीफ़े दे के पार्लियामेंट से बाहर आए। अपोजिशन के तकसीम हो के इस्तीफ़े देने वाली बात पे उस वक्त भी हमारा यही मौक़िफ़ था जो आज मौक़िफ़ है कि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा।
तो ये मामला जो है ये नेक्स्ट मगर साहब अब तो आप मिलकर नहीं कर सकते। बीच में जो सेनेट वाला मामला हुआ चले वो हो गया। मगर साहब अब तो आप लोग ऐलान बेशक करते हो कि जी सेनेट के लिए हम सोच रहे हैं, 1-1.5 महीने पहले का स्टेटमेंट है, मगर ना सेनेट पे कोई आपकी मूवमेंट नजर आती है, ना पंजाब के हद तक कोई नजर आती है। तो ये नो कॉन्फिडेंस की बातें होंगी, जल्द से होंगे, लॉन्ग मार्च आपने कोई 3 महीने बाद कर दिया है, उसके फौरी बाद रमजान है, तो कुछ है नहीं ऐसा जिससे नजर आए कि हुकूमत के लिए आपको खतरा है। नहीं देखें शाहजेब, मामला ये है कि एक जमहूरी जदोजहद है। जमहूरी जदोजहद में यही है कि आप जो है वो जलसा करें, आप रैली करें, आप एहतजाज करें, अपनी वॉइस को बुलंद करें, या आप जो है वो लॉन्ग मार्च करें, उसके बाद कोई आप धरना जो है वो विदिन जो है वो आइनी और कानूनी लिमिट्स करें। फिर दूसरा मॉडल तो वो TLP मॉडल है। अगर आप भी और हमारे बाकी मीडिया के दोस्त भी और आवाम ये समझते हैं कि वही मॉडल जो है वो दुरुस्त मॉडल है और इनका वही हल है, तो मैं समझता हूँ कि जो मेजर पार्टीज़ हैं अगर वो उस मॉडल पे जाएंगी तो उसके जो फिर नताइज होंगे वो तो बहुत ही खतरनाक होंगे इस मुल्क के लिए। इसलिए जमहूरी जमातों नहीं समझते हैं ऐसा होना चाहिए, करनी चाहिए, जमहूरी जदोजहद करनी चाहिए। बिल्कुल सियासी जमातों को सियासी और जमहूरी जदोजहद करने चाहिए, जो है वो कर रही है, और फिर दावे भी वैसे ही करने चाहिए। फिर जमहूरी हुकूमतों को टाइम भी पूरे करना देना चाहिए, उसको गिराने की भी नहीं बात करनी चाहिए। तो कायरा साहब आप लोग भी क्या करेंगे फिर? ये समझा जाए कि ये कहते हैं कि जी हम इस्तीफा उसी वक्त देंगे जब सब दें, यानी कि आप नहीं देंगे तो ये भी नहीं देंगे और आप नहीं देंगे इस्तीफा। नो कॉन्फिडेंस की भी बात होती है, वो भी नहीं आगे बढ़ रही है। ये लॉन्ग मार्च इनका 3 महीने बाद है, तो कुछ होता नजर नहीं आता है। देखिए शाहजेब, ये हमारी पाकिस्तान की जदोजहद में एक नुकसान आ गया। जो सेनेट के लीडर ऑफ अपोजिशन का इशू है, उस हमारा दोनों जमातों का नजर मुख्तलिफ है। राना साहब जो फरमा रहे हैं वो अपनी जगह, इनका ख्याल है, मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल वही बना। अगर वो ना हो और उस पे शोकाज ना होता, तलखी थोड़ी बहुत हो गई थी, शोकाज तक ना चले जाते तो शायद सूरत हाल ऐसी बिल्कुल ना होती। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना था। हम कल भी इस नुक्ता नजर के साथ, और हम बिल्कुल इस्तीफों से पीछे हट रहे थे। हमने उस वक्त तौरीकली कहा, और जो तलखी हुई दोनों तरफ से हुई थी। इस मीटिंग में मियां साहब ने भी कुछ ऐसी बातें शायद ना होती तो बेहतर, सारी साहब से भी वो बातें हुई जो ना होती तो बेहतर, लेकिन वो तलखी दूर हो गई। अगला मरहला ये है कि हम ये चाहते थे कि जो लिखा हुआ हमारा मायदा है उसमें भी बाकायदा सेकंड लास्ट क्लाज है कि हम इस्तीफा, उससे पहली जो क्लाज है वो ये कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। हमारा ये नुक्ता नजर था कि हम तहरीक आते हैं और उसकी टाइमिंग कि हम कैसा तो नहीं हो सकता ना, हम सेनेट कैसा बिल्कुल था, मगर अब तो नहीं हो सकता है। खिलाफ आते हैं तो नहीं, शायद अदम एतमाद तो हो चुका था। अदम एतमाद कैसे हो चुका था? अदम एतमाद ऐसे हो चुका था कि जब ये ज्वाइंट सेशन बुलाया गया तो उस ज्वाइंट सेशन में जो है वो इनके पास नंबर पूरे नहीं थे, इत्तेहादी भी भाग रहे थे। उसके बाद इन्होंने ज्वाइंट सेशन जो है वो नोटिफाई करने के बाद, बुलाने के बाद जो है उसको कैंसिल किया, और उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद जिस तरह से बंदे पूरे किए हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर वही हालात जो है वो होंगे तो फिर जो है वो एतमाद कैसे होगा? मगर वहां पे हमारा नुक्ता नजर जो है वो दुरुस्त साबित हुआ। कार साहब क्या कह रहे हैं आप? कर रहा था कि वो जो जॉइंट सिटिंग उसमें भी 221 वोट से वो बिल पास कराने की बात की गई है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट 222 वोट्स है, जो रूल 10 जॉइंट सिटिंग का वो बड़ा वाज़ेह है। इनके पास अक्सरियत नहीं थी, इनके अपने 23 आदमी शॉर्ट थे। अगर उनके पास इत्तेहादी जो है वो नहीं आ रहे थे, उनके पास अक्सरियत है या नहीं है लाए गए, मैं समझता हूं कि आपको छुपी हुई बात है। मतलब अगर आप में हिम्मत नहीं है ना लोगों को कराने में। एक दिन पहले मुखालिफ थे, एक रात पहले इत्तेहादी साथ, रातों रात कुछ हुआ पर वो राजी हो गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।